अनपढ़ बहू। रुपेश कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी बहन के पास गांव आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन यादें ताज़ा हो गई। वह हर साल अपनी बहन के पास कुछ दिन के लिए उसके पास आ जाता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसने गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी बहन के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से ही मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नज़र नहीं आती। आज उसकी बहन ने उसका रिश्ता उसी लड़की से करवाने के लिए उसने अपने भाई को अपने गांव बुलवाया था। वह अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन को बोला कि इस लड़की के माँ बाप से तुमने मेरी शादी की बात की। उसकी बहन बोली, हाँ, मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। यह लड़की हमारी ज़ात की नहीं है। वह बोला, मुझे ज़ात वात से कोई लेना नहीं। उसकी बहन बोली, उसके पिता के पास देने के लिए इतने दहेज भी नहीं हैं। वह अपनी बहन को बोला, बहना, मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बहन बोली, मेरे भाई, उस लड़की के 5 भाई बहन हैं। वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई, यह लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल में नहीं भेजा। यह लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। वह अपनी बहन को बोला, मेरी बहन, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, सारे कायदे कानून मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि मेरे भाई कितने दिलेर हैं। उसने रुचि के माता पिता को बुलाया। इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला शादी से क्यों इनकार होने लगा? हमें रिश्ता मंजूर है। एक शर्त पर हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारे पास अपनी लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। उनके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छी मुहूर्त है, आप हम दोनों की कल शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु न जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के पश्चात अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य ही पूरा कर दूँ। लड़की वाले मान गए। उन्होंने दूसरे ही दिन रुपेश और उनकी शादी कर दी। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, अगले साल मैं फिर आपके पास आऊँगा। यह कहकर उसने अपनी बहन से विदा मांगी। शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते थे, वाह, क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। रुपेश अपने मन में कहीं न कहीं सोच रहा था कि पहले उसे समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूँ नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में दिन का अंतर है। रुचि को अपने साथ क्लब होटलों में ले जाने लगा। वह उसके परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी वह अपने घर छुट्टी पर आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन ज़रूर कहा था कि बेटा बहू देखने में तो सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि
अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब हम क्या कह सकते हैं। रुपेश को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही रणभूमि में जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने रोते हुए अपने पति को विदा किया। वह बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पे गर्व करना चाहिए। उसने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वह उसे जाते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। रुपेश को गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन उसके घर पर तार आई। डाकिया तार देकर गया। जब उसने तार शब्द सुना तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से तार आई है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर उसके ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से तार आई है। जब उसने अपने भाभी को रोता देखा, बोला, भाभी, मैं बाजार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फ़ोन आ चुका था कि गाड़ी 11 बजे के करीब घर पहुँचेगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन सभी को मालूम नहीं था कि तार खुशी के अवसर भी भेजी जाती है। उन्हें तो ये मालूम था कि तार तो मरने पर ही भेजी जाती है। फ़ोन पर भी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर आकर कफन ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। चारों ओर चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। रुचि ने सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। उसने फ़ोन पर सुना था कि गाड़ी 11 बजे घर पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि उसके घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। रुपेश के दोस्त सब उसे आखिरी सलाम देने के लिए बाजे गाने से विदा करने वाले थे। 11 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से रुपेश नीचे उतरा। उसने हैट पहन रखा था। उसने जैसे ही घर में सन्नाटा देखा और वहाँ से रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो उसके कानों में सीटियाँ बजने लगी। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कहीं कुछ तो हो नहीं गया, मेरी बूढ़ी माँ या पिता को तो कुछ तो नहीं हो गया, जो लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की ख्याल आ रहे थे। वह दौड़ा दौड़ा अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, माँ प्रणाम। उसकी माँ और बेटे को देखकर चौंकी और उसे देखकर खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला, बहू ने हमें क्या खबर दी। रुपेश बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम से दी थी। वह बोला, और फ़ोन पर भी यही कहा था कि 11 बजे तक हम आ जाएंगे। रुपेश की बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास आकर बोली, अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। वह बोली कि आज सुबह ही डाकिया तार देकर गया था। मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी होती है। मुझे तो पता था कि तार में बुरी खबर ही होती है। ये बातें मैंने मोहल्लों में अपने सहेलियों को बताई। जिसने सुना वह भी यही आए बिना न रह सका। रुपेश को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया, मगर उसे तौर तरीके सिखाने के बजाय उसे शिक्षा दिलवा दी होती तो आज उसकी जगह हंसाई नहीं होती। वह सारी जनता को संबोधित करते हुए बोला, मैं आज आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ।
मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। इसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और मैंने सोचा कि वह भी मुझे मेरे तौर तरीके सीखकर मुझे खुश कर देगी। उसने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की और सफल भी हो गई, पर कहीं न कहीं मैं यह भूल गया कि सब तौर तरीकों से भी सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य की शिक्षा। इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो वह दुनिया में किसी भी क्षेत्र में चले जाए वह कभी निराश नहीं होगा। बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है। इसलिए शिक्षा, चाहे वह नौजवान हो या बड़ा, हर व्यक्ति को शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस बात के लिए मैं रुचि को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मैंने उसे कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जोर नहीं लगाया। आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। उसने रुचि का हाथ पकड़ते हुए अपने दोस्तों से मिलवाया और कहा कि मेरी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ है। इसके पिता ने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, परंतु आज से मैं इसे पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाऊंगा। मैं चाहे जीवित रहूं या नहीं, वह अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दिलवा सकती है। उसने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर अपने पत्नी की पढ़ाई के लिए एक खत लिखा। उसकी पत्नी ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना स्वीकार कर लिया था। वह वहाँ पर जाकर काफ़ी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई थी। जब वह अपने मायके आई तो अपनी माँ को भी उसने कुछ कुछ पढ़ना लिखना सिखा दिया था। यह कहानी उस समय की है जब तार के माध्यम से ही संदेश भेजे जाते थे।